मित्रों नमस्कार। एक अच्छी खबर ये है कि स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 217% बढ़ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि ये सारा पैसा काला धन नहीं है, ये बैंक में डिपॉजिट हैं भारतीयों का। तो एक सवाल ये उठता है कि 2013 तक जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि विदेशी बैंकों में इतना पैसा जमा है कि हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं, इतना काला धन जमा है, तो क्या वो धन काला ही था या वो भी डिपॉजिट था, या फिर वो सिर्फ एक चुनावी शगुफा था जो जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए छोड़ा गया था। और काले धन की बात स्विस बैंकों में कोई नई नहीं है। 1989 में राजीव गांधी के समय बोफोर्स को लेके जो हंगामा हुआ था, तब भी बोफोर्स के जो पैसा था उसे लेकर जो बातें चली थी, खबरें चली थीं, उसी दौरान स्विस बैंक चर्चा में आए थे और ये कहा गया था कि बड़ी संख्या में लेन देन भारतीयों का जो गुप्त लेन देन है वो स्विस बैंक के खातों के ज़रिए होता है। और बोफोर्स की जो दलाली हुई थी या जो विदेशों में जो काला धन था उसको लेकर बीपी सिंह भी ये दावा करते थे कि उनकी जेब में सूची है और वो सत्ता में आते ही इस सूची का खुलासा कर देंगे। और वो सूची फिर बीपी सिंह सत्ता में आए जनता दल बनाकर, लेकिन उस सूची का कभी कोई खुलासा नहीं कर सके। वो 2.5 साल सत्ता में रहे तो वो मंडल कमंडल में फंस गए और उन्होंने फिर उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये काला धन एक ऐसा सफल मंत्र बन गया राजनीति में फेरबदल का कि इसे बार बार इस्तेमाल किया जाता रहा। और स्विस बैंकों की गोपनीयता संबंधी जो नीतियां थीं, उन नीतियों की वजह से वो हमेशा भारतीयों के जनमानस में शक पैदा करती रहीं और उनका खूब फ़ायदा मीडिया के ज़रिए उठाया कुछ नेताओं ने। और उन्हीं नेताओं में से एक हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया 2013 के चुनाव में। और काला धन लाने की बात थी विदेश से, लेकिन कोई काला धन नहीं लाया गया और पता नहीं वो काला धन है कि नहीं है, कभी इस बात की पुष्टि नहीं थी। लेकिन एक जवाबदेही तो बनती है कि जो आदमी यही कह के सत्ता में आया था कि इतना काला धन है और हम सब पाई पाई लाएंगे, अब उसी की सरकार का वित्त मंत्री कह रहा है कि वो सारा काला धन नहीं है, तो ये शर्मनाक है। या आप तब झूठ बोल रहे थे या अब आप झूठ बोल रहे हैं। और अब जो मंदी, जब दुनिया भर में भयंकर मंदी है, पिछले 2 साल से काम काज ठप पड़े हैं, तो इतना पैसा कैसे बढ़ रहा है। आप ये देखिए कि इस मंदी के दौरान जब उद्योग धंधे लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर बंद पड़े हैं, तो किन का धंधा किस तरह से चला है। मतलब इंसानियत को मार कर जो काम किए गए पिछले 2 साल में, और जिस तरह से सरकारों ने 20,000 करोड़ 20 लाख करोड़ की मदद जारी की या जो बातें कही गई, वो पैसा कहाँ गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो ऐसे धन में कन्वर्ट हो रहा है जो देश से बाहर जा रहा है। अभी आपने हाल ही में जो संकट आया दूसरी लहर का, कोविड-19 की दूसरी लहर का, उसमें देश में क्या हालत हुई। 900 रुपये का ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को किस दाम में मिला ये सब जानते हैं। बहुत से लोग तो आभाव में दम तोड़ गए। रेमडेसिविर के इंजेक्शन जिसकी कीमत भी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 800-900 से, सरकार ने एक बार खुद 900 रुपये की बात कही थी उसको बेचने की। सरकार ने खुद बात की थी कि ये 900 रुपये तक इसकी कीमत होनी चाहिए। वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन भी 30-40 हज़ार तक बिका। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है। क्या ये पैसा देश में ही है। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। इसके अलावा जो मंदिर के ट्रस्ट है, जिसको मतलब चंदा मिलता है, अरबों का चंदा मिला है 23,000 करोड़ का, 4,000 करोड़ भी बताया जा रहा है, उस मंदिर को जो ज़मीन और मंदिर बनाने के लिए ज़मीन भी मिली है, लेकिन उसके बावजूद ज़मीन के जो सौदे हो रहे हैं वो विवादित सौदे हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ऑन पेपर भी हो रही हैं और बिना पेपर क्या क्या हो रहा है ये किसी को नहीं मालूम है। तो ये सारा पैसा कहाँ जाएगा, अंततः कहाँ जमा किया जाएगा।
आप देश के खातों में डालते हैं तो सब सारे खाते आधार से लिंक हैं, तो वो जाहिर है कि वो तत्काल पकड़ में आ जाएगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब भारतीयों का पैसा अगर इस मंदी के बीच में स्विस बैंक में बढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, और ये एक बड़े संकट की गंभीर चेतावनी है। क्योंकि अगर ये पैसा देश के बैंकों में रहता तो देश में निवेश होता, नए रोज़गार पैदा होते, उद्योगों के लिए सस्ते ऋण मिल सकते थे, डिपॉजिट देश में रहता तो देश के लोगों के काम आता। लेकिन ये पैसा देश से निकल के जा रहा है, और उसी तरह से निकल के जा रहा है जिस तरह से पिछले 5-6 सालों में विजय माल्या निकल कर गया है, नीरव मोदी निकल के गया है, चौकसी निकल के गया है। और हम सिर्फ बात कर रहे हैं धर्म की, या पंचर बनाने वालों को कितना हमने बर्बाद किया है, या इससे इतने पर फोकस हैं हम, इससे ऊपर हम बात नहीं कर पा रहे हैं। देश के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं, हम ये बात नहीं कर पा रहे हैं कि कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं। एक बड़ा भयंकर डाटा है इसमें, इसकी बात नहीं हो रही है। सारे डाटा दबा कर सरकार बैठी है, और बेशर्मी इस हद तक है कि उसके बाद भी वो ये दावे कर रही है कि हमने कोरोना की लहर से बहुत अच्छी तरह से निपटे हैं कोरोना से। तो ये शर्मनाक है। देश का स्वास्थ्य मंत्री दावा कर रहा है, जिसे यही नहीं पता था कि दूसरी लहर कब शुरू हो रही है और कब ख़त्म हो रही है। उसने कोई देश को पहले चेतावनी नहीं दी। जनवरी फरवरी उस वक्त वो चुनाव कराने में व्यस्त था और कह रहा था कि हम कोरोना से बहुत अच्छी तरह से निपट चुके हैं। दूसरी लहर बीत जाने के बाद जब थोड़ी सी, अभी लहर हालांकि पूरी तरह से बीती नहीं है, अभी भी रोज़ 60,000 के आसपास नए मामले आ रहे हैं, मौतें हो रही हैं 1000-1200। इसके बावजूद बेशर्मी से कहा जा रहा है कि हम कोरोना की दूसरी लहर से अच्छी तरह से निपटे हैं। नदियों में जो लाशें बहीं उनसे इनको कतई शर्म नहीं आई। बेशर्मी की सभी सीमाएं सरकारें पार कर चुकी हैं, हमारे नेता पार कर चुके हैं, और इन्हें कोई चिंता नहीं है देश की, सिर्फ अपनी वाहवाही, झूठी वाहवाही करने की। और जो इसके खिलाफ जो ऐसा नहीं करता है, जो वाहवाही करने को राजी नहीं है, जो पीड़ा से गुजर रहा है और अपनी पीड़ा कहना चाहता है, सरकार को उससे कष्ट होता है, और उन सभी चीज़ों को प्रतिबंधित करने में वो लगी हुई है। ट्विटर से और सोशल मीडिया से ये विवाद इसीलिए अब शुरू हुआ है। उस सोशल मीडिया की भूमिका में, ट्विटर की भूमिका में कोई बदलाव नहीं आया। 2013 में भी वहाँ ऐसा ही था उस प्लेटफॉर्म पर, 2015 में भी ऐसे ही था। तब इतना फ़र्क ये था कि तब वो इन लोगों के पक्ष की बातें हुआ करती थी, उसमें ज़्यादा लोगों को बहुत उम्मीद थी तो इनके पक्ष की बातें करते थे, तो ट्विटर पर इनके समर्थन में चीज़ें दिखती थी और ट्रेंड होता था। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो फलाना है, चौकीदार है तो फलाना है, और शेर है तो गीदड़ है टाइप की, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड होती थी। और ये बड़े प्रसन्न रहते थे और खुशी से बताया जाता था इनकी मीडिया को कि आज इतने फॉलोअर हो गए हैं, आज इतने। और जब यहीं दुखी पीड़ित लोगों ने, अपने परिजनों को गंवाने वाले लोगों ने जब इस सोशल मीडिया पर सच्चाई बतानी शुरू की तो इन्हें कष्ट होने लगा, ये दुखी हो गए। और ऐसा नहीं है कि अभी ट्विटर को छोड़ दें तो बाकी सोशल मीडियाओं पर एक जो स्वदेशी करके सोशल मीडिया जो शुरू हो रहे हैं उनमें बहुत अच्छी बातें कही जा रही हैं, लेकिन उन्हें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उनमें ज़्यादातर भक्त मंडली है और वो इनकी जय जयकार छैना और चिमटा बजा रही है इनके जय जय में। हालांकि उनकी संख्या 10 लाख, 15, 20, 50 लाख के आसपास है, लेकिन क्योंकि छैना मंडली इन्हीं के समर्थन में बज रही है और विरोधियों को गालियाँ दी जाती हैं, तो इन्हें उससे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ वहाँ है जिस मंच पर लोग सच कह रहे हैं। तो दिल देश में आज इतना ही। सच कहना जारी रखिए, क्योंकि नेता तो आते जाते रहते हैं, बड़े बड़े आताताई अत्याचारी हुए हैं इस दुनिया में, और वो समय पूरी दुनिया ने बड़े कष्ट में काटा है, लेकिन समय कट जाता है और अंततः सत्य की जीत होती है, क्योंकि सत्यमेव जयते, यही हमारी आशा है, उम्मीद है और यही आशावाद है। अंततः सत्य की ही जीत होती है।
दुनिया को कष्ट में डालने वाले, दुनिया के लिए कष्ट पैदा करने वाले और डींगे हाँकने वाले हमेशा पराजित हुए हैं, आगे भी पराजित होंगे। धन्यवाद।